बच्चों, प्रचंड क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है और हम लोग अपना रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारा चैप्टर चल रहा है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। ठीक है, हम लोगों ने बेसिक से थोड़ा स्टार्ट किया है ताकि हम लोग को क्लियर रहे। ठीक है, ये बातें आनी ही आनी चाहिए अगर आपको ये चैप्टर समझना है। ठीक है, चलिए तो वहां पे क्लियर करेंगे। इससे पहले कुछ जीओसी के टर्म्स हैं वो आप थोड़ा सा जान लें। ठीक है, नहीं तो आपको बातें कम क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा हम जीओसी पढ़ लेंगे। ठीक है, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर जो है, ठीक है, वो हम साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर वहीं पे देखते रहेंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, आप लिख लेंगे पूरा, जनरल ऑर्गेनिक। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता होगी तो फिर आपको रिएक्शन समझने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, चलिए तो जैसे सबसे पहले आपने एक टर्म सुना होगा, विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, क्या सुना है? विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोलते हैं? विद्युत ऋणात्मकता। जैसे भी लिखते हो बेटा। ठीक है, इसका जो सिंबल होता है वो ये होता है। ठीक है, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, मैं भी ऐसे ही आपको डिनोट करके बताऊंगा। ठीक है, इसको काई बोलते हैं। ठीक है, ये होता है। ठीक है, ये सिंबल होता है, ऐसे हम इसको बनाते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंबल है। ये होता क्या है? जब भी आपकी कार्बन चेन से, ठीक है, कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट होगा। ठीक है, जैसे आपका हेलोजेंस है ना, हेलोजन यानी एक्स, यहाँ पे आपका कोई फ्लोराइड हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है। ठीक है, कोई भी हेलोजन है। ये हेलोजेंस क्या है? इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो जब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये थोड़ा सा अपनी तरफ पुल करते हैं। ठीक है, अपनी तरफ पुल करने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा बॉन्ड का, वो शिफ्टेड होगा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, जो कि ये होंगे, जैसे ये हो गए, ये आपका ऑक्सीजन हो गया, ये आपका नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, जितने भी हैं आपको पता है ना, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ अगर जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी बढ़ती है। ठीक है बेटा, चलिए इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो इतनी बात आप समझते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है जब भी आप पीरियोडिक टेबल में जाते हैं। तो ये आपके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कार्बन आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो जो बॉन्ड का आपका इलेक्ट्रॉन होगा कार्बन और इसका, ठीक है, तो जो शेयरिंग हुई है, क्योंकि यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड होता है, बॉन्ड कैसा प्रेजेंट होता है? कोवैलेंट होता है। ठीक है, तो जो शेयरिंग से बॉन्ड बना है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो बीच में सेंटर में ना होके, ठीक है, ऐसे ना होके आपके शिफ्टेड रहते हैं टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, उसकी तरफ खींचे रहते हैं, शिफ्ट करे रहते हैं, ऐसे उस तरफ मूवमेंट रहता है, या ऐसा हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो शिफ्टेड रहता है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, तो इस वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, डेवलप होता है, और इस पे पार्शियल पॉजिटिव होता है। ऐसे ही करते ये आपका क्या हो जाता है कि चार्ज आपका डाउन पड़ता जाएगा। ठीक है, इस पे ज्यादा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि जस्ट बगल में लगा है, और फिर ये धीरे धीरे इस पे भी आएगा हल्का बहुत, क्योंकि यहाँ से खींचेगा तो ये भी इधर से इधर खींचेगा, है ना, तो थोड़ा सा पॉजिटिव डबल डेल्टा इस पे भी डेवलप हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे चैन आपकी बढ़ती जाएगी, जो पीछे वाला कार्बन है उस पर कम पॉजिटिव डेवलप होगा, जस्ट बगल वाले पे ज्यादा डेवलप होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होती है। ठीक है, ये डिस्टेंस पे निर्भर करती है। ठीक है, दूरी पर, ठीक है, यानी दूरी पर निर्भर करती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यही होती है भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, क्लियर, ये हो गई एक बात। ठीक है, कई सारे इफेक्ट हैं, ठीक है, लेकिन जो ज्यादा यूज होंगे उनके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे साथ में डिस्कस कर लें ताकि आपको बातें समझने में आसानी हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये नोट कर लें आप। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, ओके, इसी में एक होता है आपका रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट, और कई सारे इफेक्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये दो ज्यादा यूज होते हैं तो इनके बारे में डिस्कस कर ले रहा हूं मैं। ठीक है, कॉन्जुगेशन होता है, ठीक है, जिनको आप क्या बोलते हो? रेजोनेंस इफेक्ट। यहाँ पे दो नाम है इसके, रेजोनेंस इफेक्ट
ठीक है, या इसको बोलते हो मेसोमेरिक इफेक्ट। हम लोग ज्यादा इसको मेसोमेरिक बोलते हैं, आप लोग ज्यादा इसको रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। जो रेजोनेंस की वजह से जो इफेक्ट आता है वो आप कह सकते हो इसका होता है। ठीक है, ओके। जैसे यहाँ पे अभी पीछे आपने पढ़ा, ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हो, प्लस आई और माइनस आई। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट भी बोलते हो। ठीक है, ओके। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है इसी में, अच्छा इसका नाम जो है भाई इंडक्टिव इफेक्ट है। ठीक है, मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस पे बोल दिया। ठीक है, इस इफेक्ट को बोलते हो इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्रिएट होता है। आई से होता है तो ये प्लस आई होता है, माइनस आई होता है। ठीक है, ये दो तरह का होता है। माइनस आई कब बोलते हो, जब एलिमेंट आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होगा, जैसे कि ये कैसा इफेक्ट दे रहा है, माइनस आई। ये कैसा इफेक्ट दे रहा है, प्लस आई, क्योंकि ये डोनेट कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा तो प्लस आई इफेक्ट होगा। ठीक है, चलिए इतनी बात है। इसी तरह यहाँ पे इसको आप आर से रिप्रेजेंट कर सकते हो या एम से रिप्रेजेंट कर देते हो। ठीक है, तो ये भी आपका या तो प्लस एम प्लस आर होगा या माइनस एम माइनस आर होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये आपका एरोमेटिक सिस्टम में प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है, अच्छा ये भी बोला जाता है, ये आपका जैसे क्या है, परमानेंट इफेक्ट है ना, मतलब रहता ही रहता है ना, ये भी एक परमानेंट इफेक्ट है। ठीक है, ये सब बातें हैं जो 11th में आपको डिटेल में समझाई जाती हैं। चलिए, तो रेजोनेंस इफेक्ट है। ठीक है, ये भी आपके दो तरह के होते हैं, आपका प्लस आर होता है जैसे। ठीक है, तो चलिए प्लस आर इफेक्ट देखते हैं क्या होता है। ये आपके एरोमेटिक सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। अभी मैंने आपको समझा दिया कि एरोमेटिक क्या होता है। ठीक है, तो एरोमेटिक सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं प्लस आर इफेक्ट। ठीक है, ओके। चलिए क्या होता है, तो देखो होता क्या है कि कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो आपकी बेंजीन रिंग में जुड़े होते हैं। ठीक है, और उनपे होते हैं लोन पेयर्स। ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने लोन पेयर्स बेंजीन रिंग में डोनेट करते हैं। ठीक है, यानी रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कराते हैं। ठीक है, इनके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं सारे। ये सब 11th में है आपके बेटा। ठीक है, प्लस आर इफेक्ट। ठीक है, तो ये क्या करता है, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं। ठीक है, ऐसे करके इसके और भी आप सारे बना सकते हैं। इस पे डबल बॉन्ड आएगा, एन आएगा, NH2 हुआ, इस पे प्लस आ जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ब्रेक कर गया, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और बाकी आपके बॉन्ड ऐसे। फिर ये घूमेगा अगले स्टेप में। ठीक है, पूरा बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये डबल बॉन्ड हो गया, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया पैरा पोजिशन पे। इनकी पोजीशंस भी होती हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये हो गया, फिर ये आपका क्या करेगा, ऐसे घूमेगा। ठीक है, ओके, तो क्या बन जाएगा, सेम रहने वाला है भी। ठीक है, यहाँ पे आपका माइनस चार्ज आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, ऐसे करके ही रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आप बनाते हैं, ये प्लस। ठीक है, अब ये बॉन्ड फिर से ब्रेक कर जाएगा अगले स्टेप में। ठीक है, ओके, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो जो इनिशियली था वैसा ही बन जाएगा, है ना, इसके जैसा ही तो बन जाएगा, बस थोड़ा सा फर्क रहेगा। डबल बॉन्ड की पोजीशन तुम्हें देखने में अलग लग सकती है, बट वो बेटा आइडेंटिकल ही है। ठीक है, वो अलग नहीं है, ये और ये सेम है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे देखो, इसमें आप देखेंगे कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, लेकिन इससे पहले तुम्हें ऑर्थो और पैरा पोजीशन मालूम होनी चाहिए। चलिए देखिए फटाफट, इसको नोट कर लें आप, फिर मैं बता देता हूँ। ठीक है, इतनी बात। अब देखो ऑर्थो और पैरा पोजीशन। ठीक है, ओके, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन देखिए, कोई भी बेंजीन रिंग में जब यहाँ पे कोई भी ग्रुप आपका जुड़ा है, ठीक है, कोई भी ग्रुप जुड़ा है,
इसके रिस्पेक्ट में होती है पोजीशन। इसके जस्ट बगल वाले को आप क्या बोलते हो, ऑर्थो पोजीशन। ये आपकी ऑर्थो पोजीशन, ये आपकी मेटा पोजीशन है। इसको O से दिखाते हो, ठीक है, इसको M से दिखाते हो, और ये आपकी पैरा पोजीशन, इसको स्मॉल p से दिखाते हो। ये भी पैरा ही है, ये सॉरी ये आपकी मेटा पोजीशन है, ये भी आपकी क्या हो गई, मेटा पोजीशन है, और ये भी आपकी ऑर्थो पोजीशन। मतलब ये दोनों पोजीशन ऑर्थो हैं, ये दोनों पोजीशन मेटा पोजीशन है, ठीक है, और पैरा एक ही पोजीशन है। इसके रिस्पेक्ट में बात होती है, ठीक है, ओके। नंबरिंग भी अगर आप करते हो, नंबर्स के बेसिस पे लिखते हो, तो जो भी आपका ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, नंबरिंग वहीं से शुरू करते हो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। ये सब आईपीएससी सिस्टम में आपको बताया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ऑर्थो यहाँ पे अगर देखो जो स्ट्रक्चर आपने बनाए हैं, इसमें क्या हुआ है कि जब भी आपका प्लस आर इफेक्ट, यही इसी को बोलते हैं, जब आपका कोई ऐसा ग्रुप रिंग पे प्रेजेंट होता है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में डोनेट कर रहा है, तो प्लस आर इफेक्ट देता है, ठीक है, प्लस आर इफेक्ट देता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे, ऑर्थो और पैरा पोजिशन, ठीक है, जितने भी हैं उसमें नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। तो ये नेगेटिव चार्ज जब डेवलप होता है, ठीक है, तो इस वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ठीक है। यानी ये ग्रुप जो होते हैं ये आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है, सुना होगा, ठीक है। तो ये आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, यानी अगर प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है कोई भी ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ में, तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ रही है। कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के, ठीक है। तो इसी तरह आपके जो ग्रुप होते हैं वो दो तरह के हो जाते हैं, ठीक है। एक तो हो गए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यानी वो, यही मुझे बताना था मेन, ठीक है, कि अभी ये आगे आने वाली क्लास में यूज होगा, ठीक है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन कौन से ग्रुप हो जाते हैं, जैसे आपका बेंजीन रिंग पे जुड़ा होगा, ठीक है, बेंजीन रिंग पे अगर आपके जुड़े होंगे, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए क्यू है, ठीक है, तो यदि क्यू आपका क्या क्या हो सकता है, NH2 हो सकता है, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, ठीक है, NHR हो सकता है, कोई भी अल्काइल चैन भी होगी तब भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही होगा, ठीक है। फिर OH हो सकता है, एल्कोहलिक ग्रुप जो होता है आपका, है ना, ये भी क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ओके। कई सारे हैं, ठीक है, ये हो गया, ये है, और क्या है, ठीक है, आप देख सकते हैं अपने 11th वाले बुक में और कौन कौन से। फिर होते हैं मेटा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके देते हैं इस पे मेटा पोजीशन पे, मेटा पे डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे साइक्लाइजेशन उसमें होता है जिससे आपका मेटा पोजीशन पे जाके जुड़ता है आपका जो भी नया ग्रुप आता है, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं, CHO ग्रुप होता है, ठीक है, COH ग्रुप होता है, ठीक है, एल्डिहाइड, और ये, और आपका कार्बोनिल ग्रुप भी होता है, ये भी आपका कैसा है, मेटा डायरेक्टिंग है, ठीक है। और क्या है, ये कार्बोनिल नहीं यार, क्योंकि ये तो कीटोन में आएगा, तो ये कैसे आपके रिंग से जुड़ेगा, ठीक है, ये हो गया। ये भी आपके जितने भी हैलोजेंस होते हैं, ठीक है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है, ये सब आपके, और प्लस आपका जो मिथाइल ग्रुप है, यानी कोई भी अल्केन चैन भी आपके लगी है बेंजीन रिंग पे, तो वो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती है, ठीक है, ये है, ओके। ये होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है, अब इस डायरेक्टिंग का क्या मतलब है कि जो भी सब्स्टिट्यूट होने के लिए आएगा रिंग पे, ठीक है, इस केस में आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब होगा, ठीक है, ये मैं यहाँ पे जब भी आपका ये डायरेक्टिंग बात हो रही है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब होगा तो इसमें जो जुड़ेगा आके इलेक्ट्रोफाइल, वो ऑर्थो और पैरा पे जुड़ेगा यदि क्यू की जगह पे ये ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। और यदि क्यू की जगह पे ये ग्रुप प्रेजेंट है, CHO, COH, ठीक है, और भी एक आधे ग्रुप होंगे, ठीक है, ईस्टर आपका कोई हो जाए, EOOR, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, ये आपके मेटा डायरेक्टिंग है, मतलब मेटा पोजीशन पे आके इलेक्ट्रोफाइल आपका जुड़ेगा,
ठीक है, इतनी बात है, मोटी मोटी याद रखिए, डिटेल में पढ़ना है तो 11th में आप पढ़ेंगे उसको जाके। ठीक है, वो 2 चैप्टर जो है आपके लास्ट में वहां से है। तो बेटा ये हैं बहुत सारी बेसिक बातें और भी हैं। ठीक है, पूरे के पूरे 2 चैप्टर हैं, तो पूरा का पूरा 2 चैप्टर तो यहाँ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात है तो वो हम साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इतना बेसिक जरूरी है, मैंने एक हिंट स्टार्टिंग इसलिए दे दी ताकि आप जाके उस चीज को देखें, तभी आपको मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आएगी, अदरवाइज मैकेनिज्म समझने में आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, और क्योंकि ये जो आपका बुक है पूरा ऑर्गेनिक है, यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शन मैकेनिज्म होंगी। ठीक है, बहुत सारी रिएक्शंस होंगी। ठीक है, घबराना नहीं है, आपको बहुत पेशेंस के साथ में पढ़ना है। ठीक है, मैं आपको अच्छे से हर एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और आपको समझ में आएगा। ठीक है, बस पेशेंस के साथ में पढ़ते रहना है, रिवीजन करते रहना है। तो ऐसा नहीं कि एक बार एक रिएक्शन देख ली बस हो गया, नहीं, आपको बार बार उसको रिवाइज करते रहना पड़ेगा। ठीक है, काइंड ऑफ थोड़ा सा मेमोरी का आपको यूज करना पड़ेगा, आपको याद हल्का फुल्का होना चाहिए। अगर याद नहीं रहेगा तो काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा केमिस्ट्री तो आपको लर्निंग पोर्शन वहां पे मजबूत करके रखना पड़ेगा बेटा। ठीक है, वहां पे कोई ऑप्शन नहीं है। समझ के जो चीज समझी है उसको क्लियर रखिए, और फिर आप उसको टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहेंगे। तो क्योंकि अभी शुरू हुआ है, आप अपना एक पैटर्न बना लीजिए पढ़ने का। ठीक है, कि कैसे हमें रिवीजन करते रहना है, साथ में नया भी पढ़ते रहना है। ठीक है, एक रिवीजन का टाइम रखिए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है बेटा, चलिए तो हम शुरू कर रहे हैं बेटा, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। क्या है यहाँ पे, ये जो चैप्टर है आपका, ठीक है, जब भी अभी मैंने आपको बेसिक समझाया कि क्या होते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, हमें पढ़ना है यहाँ पे। अभी मैंने इससे पहले हाइड्रोकार्बन के बारे में आपको बताया, तो वहां पे सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, एक स्ट्रेट चैन मैंने आपको दिखाई, उसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट थे, कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट थे। यदि क्या करें, वहां से एक हाइड्रोजन हटा दें और उस हाइड्रोजन की जगह पे क्या ले आए, कोई हेलोजन ले आए। ठीक है, कोई हेलोजन जोड़ दें तो वो जो कंपाउंड होगा वो हेलो एल्केन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे। दूसरा, यदि बेंजीन रिंग पे आप कोई हेलोजन कंपाउंड जोड़ देते हैं, या किसी भी एरोमेटिक सिस्टम में, अभी मैंने समझाया, वहां पे कोई हेलोजन कंपाउंड जोड़ देते हैं डायरेक्ट एरोमेटिक सिस्टम से। ठीक है, ओके, तो वो आपका हेलो एरीन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, हेलो एरीन हो जाएगा, यदि डायरेक्ट एरोमेटिक सिस्टम से कोई भी आपका वहां पे हेलोजन कंपाउंड जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे वो क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण पढ़ेंगे कि जो हमारे हेलो एल्केन्स या हेलो एरीन कंपाउंड्स हैं, इनको वर्गीकृत कैसे किया गया है, कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, या इनके कितने प्रकार हैं, है ना, इन चीजों को समझेंगे। चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो क्या है, सबसे पहला जो इनका क्लासिफिकेशन है वो है इस बेसिस पे कि हेलोजन परमाणुओं की संख्या के बेसिस पे, मतलब आपके कितने हेलोजन परमाणु वहां पे उपस्थित हैं, जितने उपस्थित होंगे उसी की बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो हम दोनों साथ में लेके चलेंगे, हेलो एल्केन भी और हेलो एरीन भी। ठीक है, ओके, तो देखिए यहाँ पे जो पहले आपको दे रखा है स्टार्टिंग में, ठीक है, तो हेलो एल्केन और क्या है आपका हेलो एरीन के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर आपके स्टेट चैन वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है, कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्डेड चैन प्रेजेंट है, उसका क्लासिफिकेशन देखिए। तो जितने आपके हेलोजन होंगे स्टेट चैन में, ठीक है, उतना वहां पे आपका उसका वहां पे मोनो लगाएंगे। एक है तो मोनो, क्योंकि इस कार्बन देखो C2H5 लिखा है यहाँ पे, C2H5 के साथ में क्या है, एक आपका वहां पे हेलोजन प्रेजेंट है। हेलोजन को हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आपका क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, 4 हेलोजन आपके होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हेलोजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं X से। ठीक है, कौन कौन सा, फ्लोराइड सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, और फिर आपका आयोडाइड। एक और होता है बट अभी वो आप नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हैं आपके हेलोजन्स। ठीक है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ठीक है, इतनी बात क्लियर है बेटा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी सबसे ज्यादा और इसकी सबसे कम। सबसे ज्यादा जो आपके कंपाउंड्स होते हैं या जो स्टडी की जाती है, जिनके बारे में सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, वो आपके क्या होते हैं, क्लोराइड एंड ब्रोमाइड। ये ज्यादा आप इसके कंपाउंड्स ज्यादा देखते हो, बिकॉज ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, विग्रस रिएक्शन देता है। ठीक है, बहुत तेज तीव्र रिएक्शन देता है। ठीक है, इस वजह से इसको हम नहीं रोक लेते हैं। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन करते समय या इसे बनाने समय
विस्फोट हो सकता है, जो भी हो सकता है, तो इसलिए कम यूज होता है। ये आपका क्या कर देता है कि ये स्टेबल कम होता है, ठीक है, लेस स्टेबल होते हैं, यानी ब्रेक कर जाते हैं, ठीक है, कंपेरेटिवली। ऐसा नहीं है कि स्टेबल नहीं होते, बट कंपेरेटिवली कम स्टेबल होते हैं, इसलिए हम क्लोराइड और ब्रोमाइड के आप ज्यादा कंपाउंड्स देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गई इतनी बात, यानी आप अगर जर्नली बना भी रहे हो, कोई भी आप हेलोजन कंपाउंड लिख रहे हो, जैसे ये CH3Cl है ना, C2H5, या आप 2 कार्बन का चैन ले लें, कैसे लिखेंगे, CH3CH2Cr ले लें, ठीक है। तो ये आप ऐसे करके यहाँ पे क्या किया आपने, एक हाइड्रोजन कम किया यहाँ से और उसकी जगह पे हेलोजन जोड़ा, एक हाइड्रोजन कम किया आपने और उसकी जगह पे एक हेलोजन जोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही करके आपका क्या हो गया, आपको एक हेलो एल्केन मिल गया, ठीक है। एल्केन तो ये था ही, अब क्योंकि हेलोजन तो हेलो एल्केन, ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, ओके, इतनी बात। अब मैंने कहा कि कार्बन जितने भी वहां पे हेलोजन प्रेजेंट है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन पढ़ रहे, मतलब अगर एक हेलोजन प्रेजेंट है, ठीक है, कार्बन चेन में, तो वो मोनो हेलो एल्केन है, 2 प्रेजेंट है तो डाई हेलो एल्केन है, 3 प्रेजेंट है हेलोजन आपके तो ट्राई हेलो एल्केन, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हेलो लिखा गया है, इन जनरल हेलो लिखा गया है, अदरवाइज इसको अगर मैं कह दूं यहाँ पे X की जगह पे क्लोराइड होता तो ट्राई क्लोरो, और क्योंकि 3 है कार्बन है ना, तो प्रोपेन, ठीक है, तो ट्राई क्लोरो प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा, है ना, ऐसे ही तो आईपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। तो ट्राई क्लोरो प्रोपेन, ठीक है, ये आपका डाई क्लोरो आपका क्या हो जाएगा, इथेन, ठीक है, और ये आपका, ठीक है, हाँ बिल्कुल इथेन, और ये भी इथेन ही है, ठीक है, लेकिन ये मोनो क्लोरो और आपका क्या होगा, इथेन, क्योंकि 2 कार्बन है, अगर 2 कार्बन तो उसके लिए इथेन लिखते हैं, ठीक है। ओके बेटा, चलिए इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वर्गीकरण नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पे। फिर आप बेंजीन रिंग में भी सेम इसी तरह कर सकते हैं, जैसे वहां पे आप हेलो एल्केन बोल रहे हैं वैसे ही आप यहाँ पे हेलो एरीन बोलेंगे, ठीक है। तो अगर एक आपका हेलोजन है रिंग पे तो वो मोनो हेलो एरीन है, 2 है रिंग पे तो डाई हेलो एरीन है, और यदि 3 है आपके हेलोजन वहां पे तो ट्राई हेलो एरीन हो जाएंगे, ठीक है। ओके बेटा, तो इस तरह से आप इनका वर्गीकरण कर सकते हैं नंबर ऑफ हेलोजन के बेसिस पे, ठीक है बेटा, क्लियर इतनी बात। चलिए अब देखिए, उसके बाद ये क्लासिफिकेशन देख लिया, अब यहाँ पे देखिए कार्बन के बेसिस पे, ठीक है, वहां पे आपने देखा कि हेलोजन कितने प्रेजेंट है। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो कार्बन एटम प्रेजेंट है जिससे कि आपका हेलोजन बॉन्डेड है उसका नेचर कैसा है, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन, ठीक है। यदि कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज है तो उसमें एक कैटेगरी है, ठीक है, कार्बन आपका कैसा हो, sp3 हाइब्रिडाइज है, तो वो भी 3 तरह के हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो बहुत सुंदर फिगर बने हुए, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पे कार्बन एटम जो है जिससे कि हेलोजन बॉन्डेड है उसको उसके बेसिस पे आपके यहाँ पे वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। यदि कार्बन पे तीनों हाइड्रोजन है, जिस कार्बन से बॉन्डेड है आपका हेलोजन, ठीक है, जिस कार्बन से बॉन्डेड है आपका हेलोजन, यदि उस कार्बन पे तीनों हैं आपके, ठीक है, तो वो आप कह लो कि मिथाइल एल्केन्स कहलाते हैं, ठीक है, यानी वो आपका 0 डिग्री कहलाता है, जो कि यहाँ पे नहीं मेंशन है, ठीक है, क्या है, 0 डिग्री है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो अगर आपके कार्बन पे तीनों ही हाइड्रोजन होते, ठीक है, और उस पे कोई हेलोजन लगा होता तो इसको आप 0 डिग्री बोलते हैं, ठीक है, कार्बन और हेलो एल्केन्स होगा, ठीक है, लेकिन आप इसको मिथाइल भी बोल सकते हैं, ठीक है, मिथाइल एल्केन है ये, ठीक है, मतलब मिथाइल वाला है, ठीक है, क्लोरोमिथाइल, ठीक है, तो मिथाइल ग्रुप भी बोल देते हैं क्योंकि कार्बन है, ठीक है, और 0 डिग्री बोलते हैं इसको, ठीक है, जब कार्बन पे तीनों हाइड्रोजन होते हैं। यदि कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और एक R है, R क्या है, एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप का मतलब कि कोई भी और कार्बन चैन हो सकती है, कितनी भी बड़ी हो सकती है, कितनी भी छोटी हो सकती है, ठीक है। तो ये आपका एल्काइल ग्रुप है, अभी मैं आता हूं थोड़ा सा एल्काइल समझा दूंगा आपको कि क्या होता है, ठीक है। तो ये R है, ठीक है, यानी उस कार्बन पे जिससे कि हेलोजन बॉन्डेड है
उस पे 2 हाइड्रोजन है और एक R ग्रुप है, यानी एक कॉन्टिन्यूअस चेन है। यदि एक कॉन्टिन्यूअस चेन है तो उसको 1 डिग्री बोलते हैं, प्राथमिक बोलते हैं, मतलब प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। ठीक है बेटा। यदि 2 एल्काइल चेन है, यानी 2 ब्रांचें हैं वहां पे कार्बन की, ठीक है, तो वहां पे आपका 2 डिग्री या आपका क्या बोलते हो इसको, सेकेंडरी, है ना, सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, तो ये सेकेंडरी हो जाएगा, या आपका ये द्वितीयक या 2 डिग्री कार्बन आपका ये हो जाएगा। हेलोजन एक ही है, ठीक है, कार्बन का नेचर बदल रहा है और sp3 ही है। कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही है। यदि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपका यहाँ पे sp3 ही है और एक भी हाइड्रोजन नहीं, यानी 3 एल्काइल चेन ही वहां पे प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो वो आपका 3 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बेटा। इससे पहले आपको थोड़ा सा एल्काइल के बारे में मालूम होना चाहिए। हालांकि एल्काइल वही जो मैं अभी बेसिक बता रहा था वहीं से रिलेटेड है। मैंने आपको एल्केन बताया था, है ना, वहीं से एल्काइन आ जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया एल्केन, है ना, मैंने कहा इसका जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2। मैंने इसका पहला मेंबर आपको बताया मीथेन, ठीक है, फिर मैंने इसका दूसरा मेंबर C2H6 इथेन बताया, और तीसरा मेंबर मैंने इसका क्या बताया, C3, ना 3 to the 6 to 8, है ना, ये नाम मैंने बताया इसका मीथेन। ठीक है, फिर इसको मैंने बताया एथेन। ठीक है, और ये आपका हो गया प्रोपेन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब क्या है कि एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, एल्काइल ग्रुप आपके होते हैं जब इन्हीं में से एक हाइड्रोजन आप कम कर दे, तो एल्काइल का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1, यानी एक हाइड्रोजन आप कम कर दें जिससे कि कोई ग्रुप आके जुड़ सके, CH3, C2H5, C3H7। ठीक है, ये जो होते हैं इसमें आइल लग जाता है, नाम के लास्ट में आइल, मतलब ये क्या हो गया आपका मिथाइल। ठीक है, ये क्या हो गया आपका इथाइल। ठीक है, और ये आपका प्रोपाइल। ठीक है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसको हम R से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, या हम कहीं पे R डैश मतलब ये कोई दूसरी चैन होगी, है ना, या R डबल डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं। ठीक है, R डैश R डबल डैश। ठीक है, मतलब एल्काइल चैन को कोई भी कार्बन चैन हो सकती है। ठीक है, ऐसे, क्योंकि किसी भी कॉन्टिन्यूस चैन होगी उससे बॉन्डेड हो सकता है, यानी एज अ सब्स्टिट्यूएंट, है ना, एज अ ब्रांच। ठीक है, ओके, इतनी बात समझ में आ रही बेटा। तो ये है, अब मैंने आपको जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी बताया है, ठीक है, इतनी बात बेटा समझ में आ रही, तो यही है। ठीक है, ओके, ठीक है, एल्काइल, एल्केन। ठीक है, नोट कर ले। अब यही मैं आपको भी बता रहा था कि अगर आपके कार्बन के पास, ठीक है, क्या है, तीनों के तीनों हाइड्रोजन हैं और उस पे हेलोजन लगा है, तो वो 0 हो गया, 0 डिग्री का हो गया। ठीक है, या आपका इसको मिथाइल ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, फिर यदि कार्बन पे एक कार्बन चेन है जो कि कॉन्टिन्यूअस में कुछ भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी बड़ी सी चेन हो सकती है, कोई भी ऐसा नहीं है कि फिक्स रूल है, इस पे हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री होता है, या इसको प्राथमिक या प्राइमरी भी बोलते हो। ठीक है, ठीक है, फिर यदि इस कार्बन पे आपके क्या हैं, 2 R हैं, ठीक है, R और R डैश, यानी कोई भी कार्बन चेन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे CH3 हो सकता है, यहाँ C2H5 हो सकता है ना, कोई भी 2 अलग कार्बन चेन हो सकती है। ठीक है, और एक हाइड्रोजन रहे, उस पे हेलोजन जुड़ा है, तो वो 2 डिग्री या आपका सेकेंडरी हो गया। ठीक है, और ये किसके बेसिस पे, कार्बन के बेसिस पे। यदि कार्बन पे 3 एल्काइल चेन है, R डैश और R डबल डैश, ठीक है, उस पे हेलोजन जुड़ा है, तो ये 3 डिग्री हो गया, या इसको बोलते हैं टर्शियरी। क्या बोलते हैं, टर्शियरी, या आपका तृतीयक, है ना। कार्बन यहाँ पे कैसा है, तृतीयक, हर एक कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज है, sp3 है। sp3 किस बेसिस पे बोल रहे हैं, जितने कार्बन है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकालो, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड, तो 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ओके,
तो ये कैटेगराइजेशन है बेटा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ये सब बेसिक अभी चल रहा है फिलहाल चैप्टर, लेकिन आपका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ओके चलिए अब देखिए, इतनी बात हो गई, क्लियर है। अब देखो, एक तो ये क्लासिफिकेशन हो गया कि आपका सबसे पहला था कि नंबर ऑफ हैलोजन एटम के बेसिस पे, फिर दूसरा था आपने पढ़ा कि कार्बन कैसा है उसके नेचर पे, है ना, 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के बेसिस पे। फिर तीसरा जो है आपका वो क्या है, आप देखेंगे कि कार्बन जिसपे भी बॉन्डेड है वो कैसा है, अभी भी sp3 ही है, ठीक है, बट उसमें भी कैटेगरी है, ठीक है। जैसा कि पहला यहाँ पे कैटेगरी आप देख रहे हैं, पहला देख चुके हैं आप, दूसरा देख रहे हैं, खा वाला देख रहे हैं। यदि आपका क्या है, एलाइलिक है, ठीक है, ओके ओके ना, हाँ बिल्कुल एलाइलिक है, यदि वहां पे आपका कार्बन, ठीक है, कार्बन का नेचर जो है कैसा है, एलाइलिक है, ठीक है, जो बॉन्ड हुआ है हैलोजन का वो एलाइलिक है। कब बोलोगे एलाइलिक, तो एलाइलिक आप जब बोलेंगे जब आपका जो यहाँ पे हैलोजन एटम जो बॉन्डेड है, जिस भी कार्बन से बॉन्डेड है वो sp3 ही है, कैसा है, sp3 ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिग्मा बॉन्ड है चारों के चारों, sp3 है। बट उसके जस्ट बगल वाला जो कार्बन है उस पर डबल बॉन्ड यदि प्रेजेंट है तो वो आपका एलाइलिक कार्बन हो जाता है, ठीक है, यानी ये एलाइलिक हैलोजन है, ठीक है, या कह लो एलाइलिक हेलो एल्केन है, ठीक है, कैसा है, एलाइलिक हेलो एल्केन, ठीक है, यानी ये कार्बन कैसा है, एलाइलिक पोजीशन पे प्रेजेंट है, ठीक है बेटा, ओके। क्यों, क्योंकि इसके जो बगल वाला कार्बन है उस पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो ये एलाइलिक पोजीशन है। जैसे इसमें देखो, इस वाले में देख सकते हो, ये एक रिंग बनी है, इस पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हैलोजन है, तो इसके जस्ट ये कार्बन, इसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ये कैसा है, एलाइलिक हेलो एल्केन, ठीक है, ओके, तो इतनी बात है, ओके चलिए क्लियर हो रहा है बेटा। फिर ऐसे ही इसी में अभी sp3 वाला ही कैटेगरी चल रहा है, कार्बन कैसा रहेगा, sp3 ही रहेगा, ठीक है, जिससे कि आपका हैलोजन बॉन्डेड है वो कार्बन sp3 ही रहेगा। उसके जस्ट बगल वाला कार्बन कैसा है, आपका sp2 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, या कह लो कि जो जस्ट बगल वाला कार्बन है वो आपका डबल बॉन्डेड कार्बन है, ठीक है। यदि आपका यहाँ पे बेंजीन रिंग इन्वॉल्व हो और सेम कहानी हो, ठीक है, ठीक है, यानी जो कार्बन आपका बॉन्डेड है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके का, यानी हैलोजन जिससे बॉन्डेड है, ठीक है, उस कार्बन वो कार्बन sp3 ही है, ठीक है, ठीक है, लेकिन उस कार्बन से बेंजीन रिंग जुड़ी हुई हो, ठीक है, तो ये जो इतना पोर्शन है आपका, ठीक है, ये जो इतना पोर्शन है आपका, ठीक है, इसको आप बेंजाइलिक बोलते हो, क्या बोलते हो, बेंजाइलिक, ठीक है, तो ये जो है आपका बेंजाइलिक हैलोएल्केन्स है, ठीक है, कार्बन आपका sp3 ही है ये, जिससे कि बॉन्डेड है, बट उससे अगर बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, एक ही होना चाहिए कार्बन जिसपे, ऐसा नहीं कि दो कर दिए फिर उससे जोड़ दिया तो भी बेंजाइलिक बोलोगे, नहीं, इसी तरह का होगा तभी बेंजाइलिक बोलोगे, ठीक है। तो ये बेंजाइलिक आपका कैसा हो गया, हैलोएल्केन्स हो गया, ठीक है। इसमें भी कैटेगरी हो सकती है 1 डिग्री 2 डिग्री, डिपेंड की कार्बन कैसा है। कार्बन देखो, इस कार्बन से एक R जुड़ा है ना, इसको भी, ये भी R में आ जाता है, ठीक है, तो एक कार्बन से दूसरा कार्बन है ना, तो यानी यहाँ पे एक कार्बन है, ठीक है, ये जुड़ा है, तो 2 हाइड्रोजन है, ये कैसा हुआ, 1 डिग्री हुआ, ठीक है, ये आपका 1 डिग्री हुआ। यहीं पे एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, ठीक है, जैसे अगला वाला एग्जांपल है, एक हाइड्रोजन हटा दीजिए और इसमें R जोड़ दीजिए, ठीक है, तो वो ये कार्बन कैसा हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा, है ना। यदि इस पे एक कार्बन और हो जाए, ठीक है, यहाँ पे कोई भी CH3 हो जाए, एक H कम हो जाएगा, है ना, तो ये कार्बन कैसा हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा, है ना, तो 2 डिग्री बेंजाइलिक हो जाएगा। अगर एक हाइड्रोजन, सारे हाइड्रोजन हटा दो, ठीक है, तीसरा वाला भी आप कार्बन ही कर दें, है ना, ये भी हाइड्रोजन हट जाए तो वो 3 डिग्री हो जाएगा। मेन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री किस बेसिस पे कह रहे हैं कि कार्बन से कितना कार्बन जुड़ा है, ठीक है, यदि एक जुड़ा है तो 1 डिग्री, 2 जुड़ा है तो 2 डिग्री, ठीक है, बट यहाँ पे बेंजीन रिंग मस्ट है तभी आप बेंजाइलिक बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 डिग्री वाला देखिए, ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है, ओके चलिए
बेटा बात क्लियर है? बहुत बढ़िया, ओके। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, अब हम वो कार्बन एटम देखेंगे जो आपका क्या होगा, एलाइलिक होगा। ठीक है, कैसा होगा, एलाइलिक होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके। अब कार्बन sp2 रहेगा। अभी तक आपका जो कार्बन जुड़ रहा था जिससे हैलोजन से, वो कैसा था, sp3 था। यदि कार्बन जो कार्बन होगा वहां पे जिससे कि हैलोजन जुड़ा हुआ है, यदि वो आपका कैसा हो, कैसा हो, sp2 हो, जैसे कि डबल बॉन्डेड है ना, ये ऐसा डबल बॉन्डेड प्रेजेंट है और इससे आपने हैलोजन जोड़ दिया। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा डबल बॉन्डेड प्रेजेंट है और उससे आपने हैलोजन जोड़ लिया है। ठीक है, उसी कार्बन से जुड़ा है हैलोजन जो कि डबल बॉन्डेड है। इसको आप क्या बोलते हैं, विनाइलिक कार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विनाइलिक। ठीक है, आप इसको विनाइलिक याद रख सकते। ठीक है, ओके। इसी तरह है ना, रिंग प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, बट कंडीशन तो वही है ना कि डबल बॉन्ड है और उसी कार्बन से आपका हैलोजन प्रेजेंट है, उसी कार्बन पे हैलोजन जुड़ा है, तो कैसा हो जाएगा, विनाइलिक हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है इतनी बात? चलिए, आई होप क्लियर है। ठीक है बेटा, चलिए ये हो गया आपका विनाइलिक। ऐसे ही आपका एराइल हैलाइड हो जाते हैं। ठीक है, एराइल हैलाइड आप जान ही रहे हैं। ठीक है, वही जो हाइलोएरिन्स हैं। ठीक है, डायरेक्ट बेंजीन रिंग से, क्योंकि sp2 यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा कार्बन का, sp2 ही होगा। यहाँ पे भी sp2 है। ठीक है, तो जब sp2 यानी बेंजीन रिंग में डायरेक्ट जुड़ा है आपका हैलोजन, वो भी आपका कह लीजिए कि एराइल हैलाइड की कैटेगरी में ही आता है ना, यही तो है हमारा एराइल हैलाइड में। ठीक है, हेलोएरिन्स जिसे बोल रहे हो वही है। ठीक है, तो वो वैसे ही कैटेगरी में आता है कि sp2 कार्बन से आपका हैलोजन जुड़ा हो, क्योंकि एरोमेटिक रिंग जो होगी उसमें सारे कार्बन कैसे होते हैं, sp2 होते हैं। ठीक है, तो ऐसा या ये। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो ये कैटेगराइजेशन हो गया। अब यहाँ पे है नाम पद्धति, तो नॉमेनक्लेचर हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे बेटा। फिलहाल चलिए इतना क्लियर है, ये चैप्टर शुरू है। तो आप पिछले जो चैप्टर है, ठीक है, मतलब भर का थोड़ा बहुत रिवाइज करिए, बाकी साथ में यहाँ चलता रहेगा। ठीक है, अच्छे से, जितना अच्छे से रिवाइज कर लोगे उतना ज्यादा गहराई से बात आपको समझ में आएगी। ठीक है, बाकी यहाँ मैं साथ में बताते तो चल ही रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे मे भी आपको टर्म्स जो भी कुछ मैं बोलूँ आपको नए लगे, क्योंकि 11th का अगर वो 2 चैप्टर आपको उतने नहीं पढ़े हैं। ठीक है, भले आपका जो पूरा 2 नहीं, ठीक है, जो कार्बन वाला ही है वो भी अगर आपका भी मतलब ठीक ठाक क्लियर है, देन आपको बात बहुत अच्छे से पकड़ में आएगी। इसीलिए मैंने बेटा स्टार्टिंग में आपको पढ़ा भी दिया। ठीक है, चलिए तो बहुत बढ़िया, बहुत इजी चैप्टर है, कुछ भी नहीं है, कुछ गिनी चुनी रिएक्शंस हैं। ठीक है, और मैकेनिज्म इजी है, अच्छे से पढ़ेंगे समझ लेंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो बने रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है बेटा, धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।